बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आई एम डॉक्टर सजाद मोहसिन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 25 एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस। कल हमने बात की थी कि हम करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट पे और बिजनेस इंटेलिजेंस पे बात, बट नॉलेज मैनेजमेंट की बात इतनी लंबी चल गई कि हमने इस फिर लेक्चर को 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया। आज हम कल हमने नॉलेज मैनेजमेंट पे बात की थी, आज हम जो बात करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। सो व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? जैसा कि हमने जब हम डाटा वेयरहाउस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में प्रेजेंटेशन में दे रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि डाटा वेयरहाउसिंग का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ यूजलेस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी अगर आप उसके साथ नॉलेज मैनेजमेंट और बिजनेस इंटेलिजेंस को ना चलाएं, क्योंकि ये जो है नॉर्म है, ये वो हिडन पैटर्न्स हैं बिजनेसेस के जो आपको देते हैं। फर्स्ट नॉलेज मैनेजमेंट के साथ वो क्रिएट होती है नॉलेज, और उस नॉलेज मैनेजमेंट को यूटिलाइज करना विद द बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो बिजनेस में चेंज ले आता है और बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। सो हम थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल में भी बात करते रहेंगे। सो डेफिनेशंस क्या हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस रेफर्स टू स्किल्स, processes, technologies, application and practices used to support decision making। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, और उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होनी चाहिए जिनको जब हम अपनी स्किल्स के साथ यूज़ करें तो वो हम बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करे। अगर वो बिजनेस की इम्प्रूवमेंट में सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो सब कुछ है, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए इसको बिजनेस इंटेलिजेंस दिया गया है कि ये बिजनेस में इंटेलिजेंस लाए, बिजनेस में वो हिडन एक्सपर्टीज लाए जो कि कहीं ना कहीं मौजूद है डाटा में, इंफॉर्मेशन में, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके और उससे आप फ्यूचर के बारे में अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी डायरेक्शंस में, अपने सेल्स में, अपनी मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट लाते चले जाएं, अपने प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट ले आएं इनफैक्ट। और अगर आप आजकल गूगल पे सर्च करें और बीआई की सर्च लगाएं जॉब्स के हवाले से, तो यू विल सी अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स दीज डेज। सो ये एक ऐसी ट्रेट है, कैसी फील्ड है, कैसे स्किल सेट है कि जिस पे अगर आप काम करें तो यू विल बी गेटिंग गुड जॉब्स, एंड अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लें एंड बिकम एन एक्सपर्ट तो फिर तो जिसे कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाएंगे। सो वंस अगेन अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस को समझें तो ये रेफर करता है स्किल सेट्स को, प्रोसेसेस को, टेक्नोलॉजीज को, एप्लीकेशंस को, प्रैक्टिसेस को, जो कि सपोर्ट करे डिसीजन मेकिंग में। फिर एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, सिस्टम्स दैट प्रोवाइड डायरेक्टेड बैकग्राउंड डाटा एंड रिपोर्टिंग टूल्स टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। क्या चीज़? कि एक ऐसा सिस्टम हम बना दें जो कि उसके पास बैकग्राउंड डाटा हो, लेकिन वो एक डायरेक्शन में हो। अगर सेल्स का देख रहे हैं तो सेल्स की डायरेक्शन में हो, और ना सिर्फ डाटा हो, उसके साथ एसोसिएटेड रिपोर्टिंग टूल्स भी हों। तो रिपोर्टिंग टूल्स होंगे और रिपोर्ट जनरेट होगी, और वो रिपोर्ट उस फॉर्मेट में जनरेट होगी जो कि अंडरस्टैंडेबल है बाय द एग्जीक्यूटिव्स। तभी हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकेंगे। A popularized umbrella term used to describe a set of concepts and methods to improve business decision making by using fact-based support system,
The term is sometimes used interchangeably with briefing books and executive information system. So हम क्या कह रहे हैं कि इसको एक डिफाइन ये भी कर रहे हैं कि ये एक अम्ब्रेला टर्म, एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं। क्या क्या चीज़ें यूज़ हो गई हैं कि ये टर्म डिस्क्राइब करती है सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रही है, मेथड्स को, कुछ मेथड्स को डिफाइन कर रही है जो कि इम्प्रूव कर सकें डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। लेकिन ऐसे ही नहीं, बाय यूजिंग फैक्ट बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, यानी वही जो पीछे बात हुई थी कि डायरेक्टेड बैकग्राउंड डाटा होना चाहिए। सो ये फैक्ट डाटा आपको सपोर्ट कर रहा हो, आप फैक्ट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, कोई इंस्टांसेस आपको सपोर्ट कर रहे हो कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं ये हाइपोथेटिकल नहीं है, मेरी इंट्यूशन नहीं है, मुझे ख्वाब नहीं आया कि हम ये करें, बल्कि ये फैक्ट्स बता रहे हैं कि हम इस तरफ लेके जाएं। The term is sometimes used interchangeably with briefing books and executive information system. इसीलिए इस टर्म को बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि ये एक ब्रीफिंग बुक है, एक एग्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक ब्रीफिंग बुक है कि वो इस ब्रीफ को पढ़ के और अपने डिसीजन मेकिंग को जल्दी से अपने डिसीजन पे पहुंच जाए कि भाई मैंने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। Business intelligence is a broad category of applications and technologies for gathering, storing, analyzing and providing access to data to help clients make better business decision. फिर इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि ये एक ब्रॉड कैटेगरी है ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन नहीं है, सेट ऑफ एप्लीकेशंस है, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि क्या कर रही हैं, सबसे पहले गैदर कर रही हैं डाटा को, फिर उसको स्टोर कर रही हैं डाटा को, फिर उसको एनालाइज कर रही हैं, और फिर एनालाइज करने के बाद ये टेक्नोलॉजीज, ये एप्लीकेशन जो हैं आपको वो डाटा को एक्सेस दे रही हैं सारी चीज़ों की। ऑब्वियसली जब आपने उसको स्टोर कर लिया और एनालाइज करना है तो आपको एक्सेस चाहिए, किस लिए कि क्लाइंट्स को भी बिजनेस डिसीजंस लेने में आसानी हो जाए। सो इट्स नॉट ओनली about executive but also towards clients। तो ये दोनों एंड को देख रहा है, एक इनर एंड को देख रहा है यानी आपके इनर सर्कल को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के इनर उसको देख रहा है, फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देख रहा है और उनको भी सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स देख के सिर्फ इनर को सपोर्ट करें, ये एक्सटर्नल और इनर फैक्टर्स देख के एक्सटर्नल को भी सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए इसको ब्रॉड टर्म, ब्रॉड अम्ब्रेला इस तरह का नाम दिया गया है कि ये कोई एक छोटी सी चीज नहीं है। अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स, इंटीग्रेट्स, एनालाइज एंड प्रेजेंट्स बिजनेस इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब ये सिस्टम है जो कलेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और फिर उसके बाद प्रेजेंट कर रहा है बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन को, ताकि हम बिजनेस के बारे में बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो इसीलिए इसको बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है, क्योंकि ये एनालिसिस एक इंटेलिजेंट यूजर की तरह, एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह, एक इंटेलिजेंट बिजनेस उस खास बिजनेस के एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा है और एनालाइज करके आपको टूल दे रहा है। आपके लिए डिसीजन नहीं मेक कर रहा, आपको प्रोवाइड कर रहा है इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ सपोर्ट के जिसके बाद एक एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजन मेक कर सके। फिर बिजनेस इंटेलिजेंस इज एन एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस यूजर रिसीव इंफॉर्मेशन दैट इज रिलायबल, सिक्योर, कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंडेबल, easily manipulated, timely facilitating more informed decision making। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस को हम एक इन्वायरमेंट या एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं जिसके अंदर बिजनेस यूजर जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबल है, सिक्योर है, कंसिस्टेंट है, फिर जैसे मैंने कहा
कि अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग ऐसे हो रही है कि एक एग्जेक्टिव को अंडरस्टैंडेबल है, उसको जार्गन्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम के जार्गन्स या इंफॉर्मेशन के सिस्टम के कोड्स और उनके अल्फाज नहीं मिल रहे, उनके एग्जेक्टिव के मतलब के अल्फाज मिल रहे हैं, सो दैट कि उनकी डिसीजन मेकिंग हो सके। फिर ये इजीली मैनिपुलेटेड है। आपको एक रिपोर्ट आई है, आप उसमें मैनिपुलेशन करें, अपने लिहाज से उस रिपोर्ट को चेक कर लें कि भाई इसमें ये फैक्टर्स ऐड कर दें या ये फैक्टर्स डिलीट कर दें तो क्या किया जा सकता है। फिर ये टाइमली है, सो रिलायबल भी है, टाइमली भी है। हम पीछे ये बात करते चले आए हैं कि हमें चीज़ें टाइमली चाहिए, डाटा वेयर हाउसिंग में भी, नॉलेज मैनेजमेंट में भी। सो बिजनेस इंटेलिजेंस को जो चीज़ें, जो इन्वायरमेंट जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है वो टाइमली है, इसीलिए ये फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है किसी भी एग्जेक्टिव को कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाए और फिर उस इन्फॉर्म्ड होने की वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए, अच्छे डिसीजंस ले सके। सो अब क्या हो रहा है कि बीआई क्या कर रहा है, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस इनसाइट्स टू ऑल एम्प्लॉइज लीडिंग टू बेटर, फास्टर, मोर रेलिवेंट डिसीजंस। अब वो स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको राइट इंफॉर्मेशन, राइट टाइम, राइट फॉर्मेट में दे रहा है, जो हमने नॉलेज मैनेजमेंट में बात की थी। तो हर अगर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर है या एम्प्लॉय है, वो अपने डिसीजन लेगा, वो उसके लिए बेहतर होगा। इसी तरह जो टैक्टिकल है वो अपनी टैक्टिक्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस की टैक्टिक्स अच्छी बनाएगा। ऑपरेशनल है, वो बिजनेस प्रोसेसेस के ऑपरेशंस को बेहतर कर लेगा। सो ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी, एग्जीक्यूटिव अच्छे डिसीजन लेगा इन तमाम इंफॉर्मेशन से, तो हमेशा कंपनी इम्प्रूव करेगी। सो बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो कंपनी की, बिजनेस की बेहतरी की तरफ लेके जाता है कंपनी को और बिजनेसेस को। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है? बिजनेस इंटेलिजेंस इनेबल्स द बिजनेसेस टू मेक इंटेलिजेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन। वह इंटेलिजेंस लिए ही इसलिए गया है, इसको नाम दिया ही इसलिए गया है कि ये बिजनेसेस को सबसे पहली चीज जो करता है कि वो इंटेलिजेंट, और सिर्फ इंटेलिजेंट, फिर बात करूंगा इंट्यूशंस पे नहीं, इल्हाम पे नहीं, आपकी फीलिंग्स पे नहीं, फैक्ट बेस्ड डिसीजन। और इस वजह से वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि इट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स, बाय द डाटा, राइट डाटा, राइट टाइम, राइट फॉर्मेट। सो ये आपको डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहा है, ये इनेबल कर रहा है आपको। होता क्या है, अगर हम थोड़े से प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करें तो ये एग्रीगेट करता है डाटा को, डेटाबेसेस को यूज करता है, डाटा मार्ट को यूज करता है, डाटा वेयर हाउस को यूज करता है, ETL टूल्स यूज करता है और इंटीग्रेशन टूल्स यूज करता है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। सो ETL टूल्स क्या हैं? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। सो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा को, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर लोड करते हैं। सो उन सब को यूज करके, इंटीग्रेशन टूल्स को यूज करके ये क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप पे प्रेजेंट डाटा। प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं रिपोर्टिंग टूल्स, डैशबोर्ड, स्टैटिक रिपोर्ट्स, मोबाइल रिपोर्टिंग और OLAP क्यूब्स। सो हम इन तमाम चीज़ों को यूज करके डाटा को प्रेजेंट करते हैं। ये जो एग्जांपल आपके सामने है, ये एक तरह से डैशबोर्ड की एग्जांपल है। इसी तरह से और रिपोर्टिंग टूल्स हैं। सो डैशबोर्ड्स आपने देख लिया। OLAP क्यूब्स क्या हैं? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है, ये इसके लिए जो है वो आपको ऑनलाइन एनालिसिस आप कर सकते हैं और उसके लिए आप OLAP क्यूब करते हैं। फिर
क्या करता है प्रेजेंटेशन के बाद, ये इनरिच करता है डाटा को। क्या करता है कि डाटा में ऐड कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेंचमार्क्स, वेरिएंस टू प्लान और LY। सो वेरिएंसेस टू प्लान और वेरिएंसेस टू लास्ट ईयर, ये इनरिच करके देता है डाटा को, और उसकी बेसिस पे इन्फॉर्म और डिसीजन, फिर वो उसकी बेसिस पे वो डिसीजन बताता है। डिसीजंस आर फैक्ट बेस्ड एंड डाटा ड्रिवन। उसकी बेस पे फिर वो आपको ऑप्शन ऑल्टरनेट बताता है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं, और फिर आप इसलिए, और वो क्योंकि फैक्ट बेस्ड होते हैं, डाटा ड्रिवन होते हैं, तो आपको वो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सो एग्रीगेट करता है, प्रेजेंट करता है, एनरिच डेटा करता है, और इन्फॉर्म डिसीजन, आपको डिसीजंस की ऑल्टरनेट्स भी दे देता है, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। यू नो द पाथ्स नाउ। यहाँ पे वो एग्जेक्टिव के या उस जो CXOs हैं उनकी नॉलेज पे छोड़ देता है कि वॉट एवर दे डिसाइड। सो बोर्ड के ऊपर हो जाता है या एक इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसीजन लेता है इसकी बेस पे। अब जो CPU है बिजनेस इंफॉर्मेशन का, वो क्या है? कंटेंट, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, इसको हम CPU कह रहे हैं। कंटेंट क्या है? द बिजनेस डिटरमाइंस द व्हाट, BI enables द हाउ। तो बिजनेस ये डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए, और बिजनेस इंटेलिजेंस ये हमें अलाउ करती है कि हम कैसे करें। परफॉर्मेंस क्या है? मिनिमाइज रिपोर्ट क्रिएशन एंड कलेक्शन टाइम्स नियर टू 0। सो हम रिपोर्ट क्रिएशन और उस रिपोर्ट क्रिएशन के लिए जो डाटा कलेक्शंस है उस टाइम को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, इवन 0 पे ला सकते हैं कि हमारे क्लिक पे वो सारी रिपोर्ट जो है वो बन जाए, तो आप देखें कि परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी। फिर यूजिबिलिटी क्या है? डिलीवरी मेथड जो है वो पुश वर्सेस पुल है, कि हम पुल ना करें, हम पुश करें। डिसीजन बन रहे हों, हमें सिर्फ उस क्लिक पे चाहिए, ये ना हो कि जब हम क्लिक करें तो उस वक्त वो गैदरिंग करने जाए और उस वक्त वो क्रिएशन की तरफ जाए। ये क्रिएटेड हो, ये कलेक्शन हो चुकी हो, ऑटोमेटिक हो रही हो, तो ये हो जाएगा पुश, और हम पुल की तरफ नहीं जाएंगे। मीडियम जो है वो एक्सेल शीट भी हो सकती है, PDF डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डैशबोर्ड भी हो सकता है, OLAP क्यूब भी हो सकते हैं, और मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। सो किसी भी मीडियम पे हमें चाहिए, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये उसकी यूजिबिलिटी को बढ़ाता है। इनहेंस डाइजेशन यानी आहा इज रेडली अपेरेंट फ्यूअर क्लिक्स, यानी अगर हम फ्यूअर क्लिक्स पे चीज़ों को ले सकें और फ्यूअर नियर टू 1 पे चले जाएं, कि 1 या 1 से 2 के करीब क्लिक्स के ज़रिए हमें अगर चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर उसको उसकी डाइजेशन भी आसान हो जाती है, उसको उस इंफॉर्मेशन को समझना भी आसान हो जाता है, और उस पर एक्ट करना भी हो जाता है। यानी आपके पास फीलिंग ही होनी चाहिए, आहा ये तो अवेलेबल हो गया। टेल अ स्टोरी। अब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स आ गए और वो फिगर्स दिखा रहे हैं और ये एक ग्राफ आ गया, बस ये नहीं है। टेल अ स्टोरी, हमें स्टोरी बताए किस तरीके से कि ये ट्रेंड है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। रिलेटेड मैट्रिसेस आ जाएं कि भाई ये इसमें ये था, रोज़ में ये चीज़ें हैं, कॉलम्स में ये की चीज़ें हैं, और फिर मल्टीपल व्यूज़ आ जाएं। जब मल्टीपल व्यूज़ आएंगे तभी हम उस सारी चीज़ों को समझ सकेंगे और इस पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे। सो कोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ BI क्या हैं? डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन डिलीवरी, क्वेरी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। सो ये उसकी कोर कैपेबिलिटीज़ हैं। डाटा स्टोरेज और उसको मैनेज करेगा, फिर इंफॉर्मेशन की डिलीवरी करेगा, और फिर क्वेरी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करेगा कि कैसे क्वेरी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करना है। अब डाटा स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज़ करता है? डाटा वेयर हाउसिंग करता है, एडहॉक एनालिसिस करता है, डाटा क्वालिटी करता है, डाटा माइनिंग करता है। डाटा वेयर हाउसिंग में ऑब्वियसली
स्टोरेज हो रही है और मैनेजमेंट में एडहॉक एनालिसिस है, डाटा क्वालिटी को वो चेक कर रहा है कि क्लीन डाटा है या नहीं है, और फिर उसमें से डाटा माइनिंग कर रहा है, आपका रेलिवेंट डाटा आपके लिए बना रहा है। जो हमने कहा था कि ऑटोमेटिक पीछे पुश वर्सेस पुल है, तो वो सब तमाम चीज़ें क्रिएशन हो रही हैं जो चाहिए होती हैं। इंफॉर्मेशन डिलीवरी में क्या होगा कि वो जैसे हमने बात की थी डैशबोर्ड्स होंगे, मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स में चीज़ें आ रही हैं बहुत सारी, हमने पहले भी दिखाया हुआ है आपको कि डैशबोर्ड्स क्या है। तो उसमें ग्राफ्स भी बन रहे हैं, एडिशन भी हो रही है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज का देखें तो स्टॉक्स में जो चेंजेस हैं वो भी आई जा रही हैं एंड एवरीथिंग। फिर कोलैबोरेशन और सर्च करनी है, क्योंकि आपने डाटा को मुख्तलिफ जगहों से, इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से आपने लेना है। सो कोलैबोरेशन भी रहनी चाहिए, उसमें सर्च भी हो सके, मैनेज रिपोर्टिंग हो जाए कि अब रिपोर्टिंग के लिए आप अपने डाटा को मैनेज कर लें। फिर विजुअलाइजेशन हो जाए, डाटा विजुअलाइज हो जाए, ताकि स्टोरी जो हम कह रहे थे कि स्टोरी टेलिंग हो जाए, ट्रेंड्स आ जाएं। फिर स्कोर कार्ड्स आ जाएं कि आपको पता हो कि भाई क्या हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास नज़र आ रहा हो, ट्रेंड नज़र आ रहे हो कि कैसे कौन से बिजनेसेस हाई जा रहे हैं, कौन से लो जा रहे हैं। क्यूरी रिपोर्टिंग और एनालिसिस में हम एडहॉक एनालिसिस, हमें इमीडिएटली कोई एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस हम उसको एडहॉक एनालिसिस करते हैं कि अभी देन एंड देयर वो हो जाए। प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, पूरी रिपोर्टिंग हो रही है। और ऑल ऐप एनालिसिस हैं, यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है जिस दैट enables a user to easily and selectively extract and view data from different points of view. So आप different point of views के जरिए आप डाटा को readily ऑनलाइन एक तरह से देख सकते हैं और आपको उस वक्त ही जो आपने एनालिसिस करने हैं वो आप इसके जरिए कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर कोर कैपेबिलिटीज ऑफ BI। डाटा वेयरहाउसिंग तो एक स्टोरेज का तरीका है, उसके अंदर जो उसको मैनेज कर रहा है वो नॉलेज मैनेजमेंट में आ जाता है कि एडहॉक एनालिसिस कर रहा है, डाटा क्वालिटी कर रहा है और डाटा माइनिंग कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन डिलीवरी जो है ये BI ने ऐड कर दिया कि डैशबोर्ड्स, कोलैबोरेशन, सर्च, मैनेज रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन, स्कोर कार्ड्स में आ जाए। फिर क्यूरी रिपोर्टिंग और एनालिसिस में जो एक एनालिस्ट को चीज़ें चाहिए होती हैं वो एडहॉक एनालिसिस करके उसको प्रोडक्शन की पूरी रिपोर्टिंग हो जाए। और न सिर्फ वो ऑल ऐप एनालिसिस भी कर सके ताकि उसको अगर देन एंड देयर कोई चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन और सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर ले, जो उसके पास रिपोर्टिंग आई हुई है उसमें से सिलेक्शन करे ताकि उसको ये पता चल सके कि जो आइटम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या एग्जेजरेटेड लग रहे हैं उसको निकाल के भी देखे कि क्या वैसी ही रिपोर्ट आ रही है या नहीं। सो अब हम उस तरफ जाते हैं कि व्हाई डू कंपनीज नीड BI। नाउ कंपनी नीड्स BI टू इम्प्रूव ऑब्वियसली क्या क्या कंपेटिटिव एडवांटेज वो लेना चाहते हैं, सोफिस्टिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस के साथ लेना चाहते हैं। ये नहीं है कि बस जो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है बैंड वैगन, एक चीज़ एक शॉप लगती है, एक जगह खुलती है, साथ ही साथ उसके उसी जैसे उसके कंपेटिटर आते जाते हैं, उस बैंड वैगन में वो सवार होना चाहते हैं। यहाँ हम सोफिस्टिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस के साथ कंपेटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं और उसके लिए हमें ऑपरेशनल BI चाहिए है। क्या चीज़? अलर्ट्स आने चाहिए हमें, क्यूरी या ड्रिल डाउन कर सकें, हम एडहॉक रिपोर्ट्स ले सकें इमीडिएटली और स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स ले सकें। अलर्ट्स में हमें क्या हो चाहिए? व्हाट एक्शंस आर नीडेड, वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, वेयर, व्हाट हैपेंड। सो क्यूरी और ड्रिल में हम ये चाह रहे हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम ये पता चलनी चाहिए। एडहॉक में हम चाह रहे हैं हाउ मेनी, हाउ ऑफन और वेयर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर स्टैंडर्ड रिपोर्ट में अब हम बैठ के देखें कि व्हाट हैपेंड, हमने ये जो सब कुछ किया इसके बाद क्या हुआ। और जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो फिर आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ जाते हैं और वो एडवांटेज आपको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक BI की तरफ ले जाता है, जहां आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव मॉडलिंग करना चाहते हैं,
फोरकास्टिंग और एक्सट्रापोलेशन करना चाहते हैं कि आप एक्सट्रापोलेट करें डाटा को, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे वापस आ जाते हैं ये सब तमाम चीज़ें करने के बाद। ऑप्टिमाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम चाह रहे हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फोरकास्टिंग में हम या एक्सट्रापोलेशन में हम ये चाह रहे हैं व्हाट इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू। और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगेन हम चाहते हैं कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, सो दैट हमें ये नॉलेज रहे, इसीलिए इंटेलिजेंस हमारे अंदर आएगी। और वो क्योंकि उस बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए उसको बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम दिया है कि हम इवेंचुअली फिर ये देखना चाहते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है। अगर ये हमारे जहन में नहीं होगा तो हम फॉल्स पैराडाइज में रहेंगे, फूल्स पैराडाइज में रहेंगे कि बस ये चलता रहेगा। ये क्यों हो रहा है, जब ये समझ में आता रहेगा तो हमें ये पता भी समझ में आ जाएगा कि जो कब तक ये चल सकता है। फिर हमारी इंट्यूशंस बढ़ेंगी, हमारी लर्निंग बढ़ेगी और इवेंचुअली हम और बेहतर चीज़ें डिमांड कर सकते हैं बीआई से भी। सो ऑपरेशनल बीआई जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज को यहाँ तक लाता है, लेकिन जब आप टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बीआई लगाते हैं तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज बीआई? टॉप 10 बिजनेसेस एंड टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज फॉर 2011 जो है बीआई को 5वें नंबर पे कर रहा था। कंप्यूटिंग में अगर आ जाएं तो क्लाउड कंप्यूटिंग पहले नंबर पे था, वर्चुअलाइजेशन जो कि हम वर्चुअल सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं वो जो है सेकंड नंबर पे था, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो थर्ड नंबर पे था, फोर्थ पे आईटी मैनेजमेंट था, फिफ्थ पे बिजनेस इंटेलिजेंस आ गया था। और ये ट्रेंड इम्प्रूव करता जा रहा है। अब अगर कोई रिपोर्ट निकालेगा तो इट वुड बी मोर टॉप। नेटवर्किंग, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन छठे नंबर पे था, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है वो 7th नंबर पे था, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो 8वें नंबर पे था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 9वें नंबर पे था और वेब 2.0 जिसने आना था वो 10वें नंबर पे चला गया था 2011 की टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज में। सो बिजनेस इंटेलिजेंस टॉप 5 में आता है। द जुलाई 2010 Forrester report technology trends that retail CIO must tap to drive growth identified the following technologies that retail CIO should be considering as part of an overall architectural strategy. Mobile, obviously, cloud, social computing, supply chain, micropayments और business intelligence और analytics. So CIOs को जो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जिनको उनको टैप करते रहना है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसमें उन्होंने ये बताया था कि मोबाइल है, क्लाउड है, सोशल कंप्यूटिंग है, क्लाउड है, सप्लाई चेन है, माइक्रो पेमेंट्स है और बिजनेस इंटेलिजेंस या एनालिटिक्स है। इनको 2010 में वो कह रहे थे। सो ये 2010s के ऑनवर्ड जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसमें CIOs की जो है ये टॉप प्रायोरिटीज में से एक होगी और है। वाई इज बिजनेस इंटेलिजेंस सो इम्पॉर्टेंट? क्यों ऐसा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंस इसको अचानक मिल गई है? क्योंकि आप पहले जो थे वो डाटा और मेकिंग बिजनेस डिसीजन इज अ बैलेंस, और आप डाटा और ओपिनियन में बैलेंसेस कर रहे थे और जस्ट बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर आप ये सारा कुछ ये आपका जो था ये डोल रहा था। अब इसमें टाइम लग रहा था। सो इन द एब्सेंस ऑफ डाटा बिजनेस डिसीजन आर ऑफन मेड बाय द हिप्पो। सो जब आपके पास डाटा नहीं होता था तो बिजनेस डिसीजन जो है वो आपके मनी मेकिंग के हवाले से उसके ऊपर बेस कर जाते थे और सारा लोड जो है वो बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट पे आ जाता था और ऑब्वियसली सारा जो बैलेंस है टिल्ट हो जाता था। यहाँ अगर हम हिप्पोपोटामस को बैठा देंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसके ऊपर रिलाई कर जाएंगी। बट विद बिजनेस इंटेलिजेंस वी कैन गेट डाटा टू यू इन अ टाइमली मैनर। सो बिजनेस इंटेलिजेंस जो सबसे पहली चीज़ कर रही थी वो ये कर रही थी कि अब उसने आपको टाइमली डाटा दे दिया। तो ये नहीं है कि अब मैं अपनी इंट्यूशन या मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं डिसीजन मेकिंग करूं। मेरे पास फैक्ट्स आ गए,
मैं उन फैक्ट्स पे बेस करके डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ और वो फैक्ट्स राइट फॉर्मेट में राइट टाइम पे और राइट इंफॉर्मेशन के साथ आ गए, सो व्हाई नॉट। अब हम बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस देख लेते हैं। बेनिफिट्स में ये इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मेजरिंग एंड और चेंजिंग, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रेवेन्यूज एंड रिड्यूस कॉस्ट। सो हम क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में, प्लान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और इवन चेंज भी कर रहे हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है। उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास, आपने वन टाइम बीआई की टेक्नोलॉजी, बीआई की इन्वायरमेंट अगर अपने ऑफिस में क्रिएट कर दी हैं, अपने बिजनेसेस में क्रिएट कर दी हैं, तो वो वन टाइम कॉस्ट तो आ गई, लेकिन फिर ये उसके बाद जो है वो वन टाइम कॉस्ट है एंड देन यू गॉट द टेक्नोलॉजी टू प्ले विद, सो इवेंचुअली वो आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा। फिर उसके अलावा हम इम्प्रूव ऑपरेशनल प्रोसेसेस, अब हमने मैनेजमेंट तो इम्प्रूव कर ली, अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस को। वो कैसे, फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है इसमें, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है, परचेसिंग को भी हम उसमें डाल रहे हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज रेवेन्यूज एंड रिड्यूस कॉस्ट। ऑब्वियसली जब हम फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे रेवेन्यू तो डेफिनेटली, अगर फ्रॉड में नहीं जाएंगे तो वो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग को जब हमने उसमें डाल दिया और परचेजिंग को उसके अंदर डाल दिया, बीआई के अंदर डाल दिया, तो वो कॉस्टिंग जाहिर बात है कि कम हो जाएगी और इसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। और फिर इनके अलावा ओवर एंड अबव हम प्रिडिक्ट द फ्यूचर, हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो हम ट्रेंड्स के ऊपर ये देख रहे हैं जो हमने बात की पीछे भी, कि कब तक ये मैनेज करेगा, और फिर उसके बाद बैठ के हम ये भी कर रहे हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग। सो ये वाई हमारी इंट्यूशन, हमारी लर्निंग को एज एन एग्जेक्टिव, एज ए डिसीजन मेकर बढ़ा रहा है। सो उसकी वजह से हम बीआई की टेक्नोलॉजी से जो फ्यूचर ट्रेंड्स हमारी तरफ आएंगे उसको हम खुद भी अपनी इंट्यूशन के साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये, अगर वो 5 साल का कह रहा है तो हम एटलीस्ट ये तो सोच सकते हैं कि यार 3-4 साल तक तो इसको चलाना चाहिए, लेट्स सी इस तरीके से कैसे चलेगा। वो अगर कह रहा है कि ये 1-2 साल बाद ये चीज़ें चेंज होनी ही हैं, तो आप उसकी अभी से थोड़ी सी प्रेडिक्शन करके उसको कम करके कि यार अभी से चेंज लाने की कोशिश कर लें और हम अपने आप को तैयार कर लें। जो हमने सीआईए उसको भी कहा कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हों, टैप कर रहे हों, तो वो भी फ्यूचर को टैप कर रहे होते हैं। सो इसके ज़रिए वो प्रेडिक्ट करना और आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हम ईएमसी को देखते हैं, जो 1998 में उसका रेवेन्यू था वो 2.5 बिलियन था। 1998 में उन्होंने हार्डवेयर में 90%, सर्विसेज में उन्होंने 10% लगाए, सॉफ्टवेयर में उन्होंने 0% लगाए। तो स्ट्रेटेजिक बीआई जब उस पर लगाई, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की, डिसीजन मेड उसने करके दिया, तो हार्डवेयर की कॉस्ट जो है वो 10% पे आ गई, सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो 10% पे आ गई और सॉफ्टवेयर जो है उसको जो है वो 80% पे ले गए। और 2010 में जो उनका रेवेन्यू है वो 16 बिलियन का हो गया। इमेजिन 2.5 में वो 1998 में 2.5 बिलियन था और 2010 में वो 16 बिलियन डॉलर का हो गया। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीआई। टिपिकल एक्टिविटी बाय वीक, अगर हम डॉलर मिलियन स्टोरेज प्रोडक्ट्स को देखें, ये क्वार्टर एक्टिविटी है, तो उसकी फिजिकल वीक में बुकिंग्स जो हैं 13 वीक में जाके 400 मिलियन को टच करने लगी क्वार्टर एक्टिविटी में। फैक्ट्री शिपमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज कर गई, $600 मिलियन से बढ़ गई। सो फैक्ट्रीज शिप 40% ऑफ क्वार्टरली रेवेन्यू इन लास्ट वीक। सो लास्ट वीक में जो है वो 40% ऑफ क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट करने लग गए।
बिल्ड टू स्टॉक फॉर ऑर्डर इन लास्ट 2 days। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने लास्ट 2 days में स्टॉक को जमा करने शुरू कर दिया कि उनको पता है कि लास्ट वीक में इसकी डिमांड आएगी। सो अगर ईएमसी का ऑर्डर लाइफ साइकिल देखें तो आप सस्पेक्ट अकाउंट प्लानिंग है, सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट लीड, फिर कोटे में ऑप्टिमाइजेशन है, फिर चैनल इंटीग्रेशन में कॉन्फ़िगर, प्राइस, कोट, ऑर्डर, प्रोड्यूस और शिप है, फिर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में इनवॉइस है, और फिर कमीशंस हैं, कलेक्ट, और फिर सर्विसेज की तरफ जा रहा है। सो ये ऑर्डर लाइफ साइकिल है ईएमसी का, और इससे जो इंक्रीज हुआ वो डॉलर में 250 बिलियन तक वो पहुंच गए। एग्जाम्पल में अगर अब हम वॉलमार्ट को देखें तो एवरेज डेली सेल्स फॉर अमेरिकन फ्लैग जो है वो 6000 थी। सितंबर 11 2001 के बाद ऑल कंपेटिटर्स रन आउट ऑफ फ्लैग, सारे कंपेटिटर्स के पास जो है वो फ्लैग्स खत्म हो गए अमेरिका के। नियरेस्ट राइवल सोल्ड 20,000, जो उनका नियरेस्ट राइवल था वो उसने 20,000 फ्लैग्स बेचे। वॉलमार्ट सोल्ड 1,16,000 फ्लैग, 116,000 फ्लैग्स ऑन दैट डे अलोन। उनके पास 1,16,000 फ्लैग्स एक दिन में उन्होंने बेचे। फर्दर एग्जांपल्स अगर हम देखें, कॉल सेंटर जो हैं वो टॉप एजेंट अवार्ड बोनस, कंपटीशन लीडिंग टू परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। बैंक जो है वो जेटिसन वॉक इन कस्टमर्स टू इनकरेज ऑनलाइन ओनली। सो जेटिसन ने जो है वॉक इन सिर्फ कस्टमर्स को ऑनलाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही करें बैंक्स। Criminal Minds information gathered on previous actions of serial killers allow the team to predict the actions of future serial killers। So ये अमेरिका में सीरियल किलर होते हैं जो एक के बाद एक किलिंग करते चले जाते हैं, वो बीआई के जरिए जो है उन्होंने क्रिमिनल माइंड्स के फ्यूचर सीरियल किलर्स के जो एक्शंस थे उनको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने हु हैज़ द याट बट कैन नॉट अफोर्ड इट, तो उन्होंने ये देखा कि किसके पास बोट है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर अपने उधर से जो है वो रेवेन्यू उन्होंने फ़ौरन ही अपनी चीज़ें जो है अगर लोन बैंक्स ने दिए हैं तो उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिए। प्लेजरिज्म डिटेक्शन इन कॉलेजेस के, कॉलेज में जो असाइनमेंट्स वगैरह में जो प्लेजराइज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं, उसकी डिटेक्शन भी बीआई ने करके दी। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स इनिशिएट किए। ट्विटर एनालिसिस फॉर पब्लिक मूड ये करके दिया। डेल कंप्यूटर्स को उन्होंने करके दिया। और फिर हेल्थ केयर में प्रिडिक्टिंग इन्फेक्शन इन रूरल पार्ट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड के, कौन सी इन्फेक्शन किस दुनिया के, तीसरी दुनिया के हमारे जैसे मुल्कों में अब नई नेक्स्ट कौन सी इन्फेक्शन आने वाली है, ये पहले से उनको हेल्थ प्रिडिक्ट हो जाता है और कंपनीज अपनी दवाएं उस सूरत में बनाना शुरू कर देती हैं। बीआई के गोल्डन रूल्स क्या हैं? बीआई का गोल्डन रूल्स ये है कि डाटा क्वालिटी और एक्यूरेसी को आपने रखना है, डाटा कंसिस्टेंसी को रखना है, डाटा टाइमलाइंस को मैच करना है, गेट द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम, गोल्डन रूल है। गार्डनर बीआई मैच्योरिटी मॉडल में ये होता है कि लेवल 1 में अनअवेयर होते हैं बीआई बिजनेस, और बीआई सीसी जो है वो बिजनेस कॉम्पिटिसी सेंटर की बात कर रहा है। सो जब अनअवेयर हैं तो हमने स्प्रेडशीट एंड इंफॉर्मेशन एनार्की शुरू की है। वन ऑफ रिपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमें बताती है, हम कभी कभी एक कोई रिपोर्ट ले लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अपॉइंट गवर्नेंस स्पॉन्सर्स, सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अपॉइंट करें गवर्नेंस स्पॉन्सर्स सो दैट ये देखता रहे। लेवल 2 में जो है अपॉर्चुनिस्टिक है, डाटा इनकंसिस्टेंसी, स्टोव पाइप सिस्टम्स, लिमिटेड यूजर, डॉक्यूमेंट हिडन कॉस्ट ऑफ सिलोज। सो सिलोज जो अपने अपने लेवल पे जिन्होंने वेब बना लिए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट की हिडन कॉस्ट आ रही है। लेवल 3 स्टैंडर्ड्स जब हमने किए तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव बिकम बीआई चैंपियन बन गए, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड स्टार्ट टू
इमर्ज होना शुरू हुए, प्रोजेक्ट क्रॉस बिजनेस प्रोसेसेस और BICC यानी BI की कंपटीशन स्टार्ट हो गई। फिर लेवल 4 पे जब एंटरप्राइज बनी तो डिप्लॉय एंड एंटरप्राइज मैट्रिक्स फ्रेमवर्क हो गया, सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट शुरू हो गई और यहाँ पे जो है BI ने प्रोएक्टिवली रिसर्च न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी शुरू हो गई और CFO और CEO बिकम्स स्पॉन्सर, वो इसके स्पॉन्सर बन गए। फिर जब ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया तो अब क्या हुआ, बिजनेस स्ट्रेटजी ड्रिवन हो गया, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस कल्चर उसमें आ गया BI का, आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव को भी लेना शुरू किया और ड्राइविंग एंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और BI ने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी। तो ये गार्टनर का BI मैच्योरिटी मॉडल है कि किसी भी एंटरप्राइज को मैच्योरिटी पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। मेजर मोबाइल ट्रेंड्स हमने बात की थी कि मोबाइल, क्लाउड, सोशल मीडिया, एडवांस एनालिटिक्स हैं जो जिन पे अब BI चल रहा है। मोबाइल सिस्टम से भी यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया में तो बहुत हो रहा है और अब उसके एडवांस एनालिटिकल टूल्स की ऊपर डेवलपमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। TWI एग्जेक्टिव समिट जो है अगस्त 2010 में जो हुई, उसने व्हाट BI टेक्नोलॉजी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन द नेक्स्ट 3 years। तो उन्होंने ये बताया था कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होगी, विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड्स होंगे, मास्टर डाटा मैनेजमेंट होगी, क्लाउड होगा, एनालिटिक डाटाबेस होगा, मोबाइल BI होगा, ओपन सोर्स होगा और टेक्स्ट एनालिटिक्स होंगे। एडवांस एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में जो है वो क्या होगा, डाटा माइनिंग होगा, रिग्रेशन होगा, मोंटे कार्लो सिमुलेशन होगी, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आप डिसीजन आपके पास आ रहे होंगे, रिपोर्ट्स आ रही होंगी, प्रेडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, उनकी चर्न क्या है, उनकी परचेजेस क्या है, उनकी एट्रिशन क्या है, प्रोफाइलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें बन रही होंगी, आप प्रोफाइल बना रहे होंगे जिससे उस कस्टमर बिहेवियर को समझ रहे होंगे। BI आज और BI कल में क्या फ़र्क होगा, BI टुडे इज़ लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, BI रिपोर्टिंग टूल ऑन टॉप ऑफ डाटा वेयर हाउस दैट लोड्स नाइटली एंड प्रोड्यूसेस हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग। BI जो है वो रिपोर्टिंग टूल बना हुआ है डाटा वेयर हाउस के ऊपर, लोड करता है रात की उन डाटा को और प्रोड्यूसेस हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग, वो हिस्ट्री बताता है। BI टुमारो विल फोकस मोर ऑन रियल टाइम इवेंट्स एंड प्रेडिक्टिंग टुमारोज हेडलाइन। BI बजाय न्यूज़पेपर रीड करके और कल की बात, सारे दिन की बात बताने के, कल के इवेंट्स बता रहा होगा, कल क्या हेडलाइन होगी। कॉलेजिएट एडमिशन क्राइटेरिया अगर देखें तो टेस्ट स्कोर, सैट, एक्ट, एपेक्स काम है, ग्रेड पॉइंट चलता है, एवरेज चलता है, GPA, क्लास रैंक, हाई स्कूल स्ट्रेंथ को देखा जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अमेरिका में देखी जाती हैं कि आपने बैंड और कोई क्वायर ग्रुप ज्वाइन किया, क्लब ज्वाइन किए हुए, स्पोर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नॉन स्कूल एक्टिविटीज़ भी देखी जाती है कि वर्क, वॉलंटियर, कम्युनिटी ग्रुप्स को देखा जाता है। एरिया ऑफ फोकस कि आप कौन सा मेजर एरिया ले रहे हैं। फिर फैमिली लीगेसी देखी जाती है कि वो कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। फिर होम स्टेट और कंट्री देखी जाती है कि किस स्टेट में रह रहा है या किस मुल्क से बिलोंग करता है, और उस पर रिग्रेशन जब लगाई जाती है तो हम ग्रेजुएशन, बाइनरी और GPA को लीनियर लेके हम रिग्रेशन लगा लेते हैं। लेकिन अगर BI लगेगा तो वो इन तमाम चीज़ों को, फैमिली लेगेसी, अगर जिस फैमिली में बच्चे ने येल से पढ़ा है, फादर, ग्रैंडफादर सब येल से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चे को भी येल में ही भेजें। सो वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। BI रिग्रेशन आउटकम से आगे बढ़ के आपको रिजल्ट दे सकता है। रिटेल एनालिटिक्स में मार्केट बास्केट एनालिटिक्स है, टेक्स्ट एनालिटिक्स हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग, टेलर्ड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग है, ये सब रिटेल एनालिटिक्स में आ रहा है। Amazon एंड नेटफ्लिक्स को अगर हम देखें तो उन्होंने आपस में जब मिल गए तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग शुरू की, ट्राइज टू प्रेडिक्ट अदर आइटम्स अ कस्टमर may want to purchase based on what's in their shopping cart and the purchasing behaviors of other customers। तो नेटफ्लिक्स और Amazon जब मिले तो उन्होंने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की और उन्होंने प्रीवियस बिहेवियर को देख के और वो जो शॉपिंग कर रहा है उसको ये ऑप्शन बतानी शुरू कर दी और बताया कि कस्टमर हु बॉट दिस आइटम आल्सो बॉट, और उन्होंने ये करके आइटम दे दिया और ये 15 पेजेस पे ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आप 105 उनके पास ऑप्शंस उनको और दे दी। व्हाट इज टेक्स्ट एनालिटिक्स?
टर्निंग अनस्ट्रक्चर कस्टमर कॉमर्स इनटू एक्शनेबल इंसाइट, वो उसके जो कस्टमर के कमेंट्स हैं उनको पढ़ के उसके अंदर से एक्शनेबल इंसाइट्स को समझने की कोशिश करता है। टेक्स्ट एनालिसिस, फाइंडिंग नगेट्स ऑफ इंसाइट इन टेक्स्ट डाटा दैट विल इम्प्रूव आवर बिजनेस, और फिर वो उसके अंदर से वो इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता है जिससे बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके। फ्रॉम विकिपीडिया, सेट ऑफ लिंग्विस्टिक statistical and machine learning techniques that model and structure the information content of textual source for business intelligence, exploratory data analysis, research और investigation। So वो text analytics को विकीपीडिया में ही कहते हैं कि हम linguistic, statistical और machine learning techniques को mix करके एक मॉडल बनाते हैं जो क्या करता है कि वो information context जो है उसको कंटेंट को में से टेक्सचुअल सोर्स के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन उस पर हो सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग को देखें तो हम फेसबुक पेज है, कस्टमर सेट सर्वेज हैं, ट्विटर पेज है, कॉल सेंटर्स, नोट्स वॉइस हैं, कंपेटिटर फेस पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, ईमेल है, डॉग फीडबैक है, पब्लिक वेबसाइट्स हैं, ये सारा इन अनस्ट्रक्चर्ड आ गया। इसको कैटेगराइज करेंगे क्वालिटी, कॉस्ट, फ्रेंडलीनेस में, फिर ट्यून करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके अलर्ट रियल टाइम एक्शन आपके लिए जनरेट कर देंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स में। फेसबुक्स में अगर हम एग्जांपल में देखें तो ये आ रहा है कि भैया आपने गए तो अब आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, क्या इसके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या क्या उसने लाइक्स किए हुए हैं, पीपल लाइक दिस, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आप पूरा अपने तौर पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं, एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैकडोनल्ड्स के अगर आप फेसबुक पेज पे चले जाएं तो आपको ये पता चल रहा है कि क्या कुछ नया है उनके यहाँ। वॉल पे जो है वो टुडेज रिस्पेक्ट योर कैट डे है, और मेक योर ओन हॉलीडे विद यू ऑल यू विल यू सेलिब्रेट, और सब कुछ है उस पर। कितने लाइक्स आए हुए हैं, क्या कमेंट्स हैं, सो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि वॉल पे क्या क्या कुछ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं आप फेसबुक से देख सकते हैं और टेक्स्ट एनालिटिक्स इस पे कर सकते हैं। सो अब आप मैकैफे शेक को देखें, रियल व्हिप्ड क्रीम एंड चेरी ऑन टॉप है। फिर अगर आप ये देखें मैकैफे शेक नाउ टॉप विद रियल व्हिप्ड क्रीम एंड अ चेरी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैकैफे शेक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाईलाइट होके सामने आ गई, और ये पता चल गया कि मैकैफे शेक्स में क्या कुछ है। इस तरह डनकन डोनट्स में जाएं तो आपको बता रहा है कि डीडी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक कॉफ़ी टोस्टेड आलमंड फ्लेवर नो आई कॉफ़ी नंबर 1 कॉफ़ी इन द वर्ल्ड है। सो आपको ये पता चल रहा है कि इसकी कॉफ़ी आजकल पसंद की जा रही है। सो स्टारबक्स डिसाइड कर सकता है कि यार डंकन डोनट की कॉफ़ी क्यों पसंद की जा रही है, और उस पर वो मैसेज अपनी सारी चीज़ें ले सकता है। सो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन गवर्नेंस? इंफॉर्मेशन गवर्नेंस जो है गार्बेज इन है और गार्बेज आउट है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरत है। कैसे? बाय इनकम पासिंग डाटा स्टूवर्डशिप, डाटा क्वालिटी को इनकम पास करेंगे, डाटा गवर्नेंस, मास्टर डाटा मैनेजमेंट है, डाटा स्टीवर्ड्स फॉर मास्टर डाटा हब्स है, कस्टमर, वेंडर, प्रोडक्ट, लोकेशन, एम्प्लॉय और अकाउंट्स वगैरह है उनके, जनरल लेजर्स वगैरह। क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट बिजनेस वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग गवर्नेंस है, और मैट्रिक गवर्नेंस जो यहाँ से डाटा से आ रहा है उसको हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करके उस गार्बेज इन गार्बेज आउट को बेहतर कर रहे हैं। BI टेक्नोलॉजीज़ में हमने एनालिटिक डाटाबेस की बात की, ये DBT डाटाबेस 2 ओरेकल SQL सर्वर है, टेरा डाटा और नेटजा आ गया उससे। जब हम शुरू हुए थे तो हम DBase और DBase 2 से शुरू हुए थे, ओरेकल और SQL सर्वर से हुए थे, फिर उसके बाद टेरा डाटा और नेटजा आ गई, फिर वर्टिका, एस्टर डाटा, परेसल, ग्रीन प्लम आ गए, और अब सिमेंटिक डेटाबेसेस या टाइड आ रहे हैं। BI इज कंसोलिडेटिंग इंडस्ट्री, ओरेकल, साइबल, हैपियन, ब्रायो, सन, ये सब यूज़ कर रहे हैं। सैप, बिजनेस ऑब्जेक्ट, साइबेस आ रहा है। IBM जो है वो कॉग्नोस, SPSS
कोर मैट्रिक्स, यूनिक और नेटजा आ रहा है, ईएमसी जो है वो ग्रीन प्लम ला रहा है, एचपी जो है वर्टिकल आ रहा है, और टेरा डाटा जो है वो एस्टर डाटा ला रहा है। इंडिपेंडेंट वेंडर्स माइक्रो स्ट्रेटजी, इन्फॉर्मेटिका और सेस है। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मेनली बाय माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड एडोब। जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़ाहिर बात है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एडोब उसको क्रिएट कर रहा है। सो वंस अगेन हमने देखा कि कंपनीज को क्यों बीआई चाहिए है। कंपनीज को अपने एनालिटिकल और टेक्निकल स्ट्रेटजीज बीआई की यूज़ करके अपनी जो ग्रोथ है उसको हाई करना है। सो टुडे वी कवर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस ओवरव्यू, लेकिन हम इन दो जो लेक्चर से प्रीवियस टू उसमें हमने नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज को समझा और फिर हमने बिजनेस इंटेलिजेंस को समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।